नाउ सेक्शन डी क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस x, इसको हमें स्केच करना है। एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। इनके बीच में बनने वाले एरिया को हमें निकालना है। तो पहले तो ना हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स। हम जानते हैं जो y है वो किसके इक्वल होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। जब मॉड्यूलस x जो है हमारा वो क्या होता है, वो -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है, और तो ये x होता है। यानी अंदर से जब नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है तो ये -x में ब्रेक होता है, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये +x में ब्रेक होता है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड्यूलस x जो है वो -x में ब्रेक हो जाएगा। सो -x²। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो ये +x में ब्रेक होगा, दैट इज x² हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो फंक्शन है वो ब्रेक हो चुका है, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप समझें कि यहाँ पर x², y इज इक्वल टू -x², या इसे आप ऐसा लिख सकते हो x² इज इक्वल टू -y इज ए डाउनवार्ड पैराबोला। ये क्या है, एक डाउनवार्ड पैराबोला है, क्योंकि नेगेटिव y आ रहा है तो जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ आपका बनेगा। यहाँ पे हम इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपका पैराबोला बनेगा। एंड यहाँ पे जब आप x² इज इक्वल टू y लेंगे इज अपवार्ड पैराबोला। ये क्या है, एक अपवार्ड पैराबोला है। ये थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि फिगर किस तरीके की बन रही है। तो ये एक अपवार्ड पैराबोला है, लाइक दैट। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। नाउ हमें x एक्सिस और ये दो ऑर्डिनेट्स हैं। जब आप x इज इक्वल टू -2 को ड्रा करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो x इज इक्वल टू 2 जब ड्रा कर रहे हैं तो वो इस तरीके की एक लाइन होगी जो यहाँ से पास होगी, और x इज इक्वल टू -2 एक ये लाइन होगी जो इस तरीके से पास होगी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर पैराबोला, इस लाइन और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो ये वाला पार्ट बन रहा है, दिस पार्ट, दिस इज द एरिया, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन बन रहा है। आप चाहें ना तो इस वाले पार्ट को बेशक से यहाँ ड्रा ना करें, इस तरीके से इसे हटा भी सकते हो, और रहने देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये वाला एरिया यहाँ पे निकालना है जब सेंटर में यहाँ पे 0 है, और ये x इज इक्वल टू -2 है, और ये x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो है वो किस तरीके से मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -2 से 0 जब हम जा रहे हैं, -2 से 0 जब हम जा रहे हैं तो आपका जो इस कर्व के नीचे वाला एरिया है ना वो निकालेंगे। बट क्योंकि एरिया बिलो x एक्सिस में बन रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे -y ऑफ कर्व dx, नेगेटिव y लेते हैं हम, प्लस जब 0 से 2 हम जाएंगे तो y ऑफ कर्व dx, y ऑफ कर्व dx। यहाँ पे आप समझें तो -y, या माइनस तो बात पहले से है, -2 से 0 यानी 0 से छोटा तो हमारा फंक्शन है माइनस का x² dx, प्लस 0 से 2 हम जाएंगे तो y ऑफ कर्व है हमारे पास x² dx। ये प्लस हो गया x³ -2 से 0, और यहाँ पे x³ 3
0 से 2, 0 को पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -2 का क्यूब बाई 3, ये माइनस लब लिमिट्स वाला, और ये हमने -2 को यहाँ पे रखा है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब बाई 8 -0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -8, ये प्लस का 8 हो गया, सो 8/3 प्लस 8/3 दैट इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो यहाँ पे हमें एरिया मिल रहा है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स बन रहा है। अगर आप इसका नेगेटिव ना लेना चाहो ना, तो यहाँ पे आप y ऑफ कर्व करके आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, -2 से 0 y ऑफ कर्व dx, और यहाँ से जब एरिया x एक्सिस के नीचे की तरफ बनता है तो जब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं ना तो वैल्यू नेगेटिव आती है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले ही हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, या फिर आप इसका मॉड्यूलस यहाँ ले लेंगे, प्लस 0 से 2 y ऑफ कर्व dx। ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों से ही हमें यहाँ पर आंसर जो है वो मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स and the lines x is equal to -2 and x is equal to 2 and the x axis। तो हमें ये एक एलिप्स दे रखा है, बट जो एलिप्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम इसका एरिया भी यहाँ पर निकाल देंगे। सो द गिवन एलिप्स इज, हमारे पास जो गिवन एलिप्स है वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। यहाँ पे ना सामने इज इक्वल टू में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 225 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। 9x स्क्वायर यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 225 अपॉन 225। तो यहाँ पे 9 से कैंसिल हो गया आपका ये 25 टाइम्स, और 25 से ये 9 टाइम्स, x स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर हम चाहें तो इस एलिप्स का फिगर यहां पे बना सकते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि x के नीचे वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,0 -5,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,3, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-3। नाउ हमारे पास जो लाइंस हैं वो लाइंस क्या हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो 1 -2 यहाँ पे, 2 कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो दिस इज x इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2। अब वो कह रहा है कि इन दोनों लाइन, इस कर्व और x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है। यहां पे देखो x एक्सिस, इन दोनों लाइन और इस कर्व के बीच में ये एरिया हमारा यहां पर बन रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप समझे कि बीच में यहां लिमिट है आपकी 0, यहां से भी 2 यूनिट और यहां से भी 2 यूनिट, यानी कि अगर हम चाहें तो इसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे कर लें 0 से 2 चले जाएं, 0 से 2 y ऑफ एलिप्स, एलिप्स के नीचे का एरिया dx, और उतना ही एरिया यहाँ पर होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y ऑफ एलिप्स यहाँ पर निकालते हैं।
तो y ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हम यहां पे टू फाइंड y निकालते हैं। इसको इधर ले आएंगे, y स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 5 स्क्वेयर। तो 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 5 का स्क्वेयर, और ये 3 स्क्वेयर हम इधर ले आएंगे और रूट को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे y किसके इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर और रूट ऑफ 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 3/5 रूट 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आप बोलें सर रूट के अंदर से तो वैल्यू प्लस माइनस बाहर आती है, डेफिनेटली आती है, बट क्योंकि जो y है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू केवल यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पे हो गया ट्वाइस 0 से 2, y है 3/5 रूट 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इसको बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6/5 0 से 2 रूट 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। यहां पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है x/2 रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c हमारे पास हो गया। यहां पे आया 6/5 x/2, x तो x है बाई 2 और यही टर्म सेम आ जाएगी, प्लस a स्क्वेयर यानी 25/2 साइन इनवर्स x/5, लिमिट्स हैं 0 से 2। यहां पर है 6/5, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 2/2 रूट 5 स्क्वेयर 25 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 25/2, यहां पे आ गया साइन इनवर्स 2/5 माइनस 0, तो 0 तो पूरा 0 हो गया, प्लस 25/2 साइन इनवर्स 0। अब यहां पे आप समझें, सो दिस इज 6/5 रूट 21 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 2/5, और यहां पे माइनस 25/2। 0 साइन किस पर होता है, साइन 0 होता है 0 पर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचेगा 0, पूरे से मल्टीप्लाई होके ये टर्म 0 बन जाएगी। 6/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6/5 रूट 21 25/2 इंटू 6/5, और यहां पे आ गया साइन इनवर्स 2/5। अब क्योंकि 2/5 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही हम यहां पर रहने देंगे। 5 से 5 यहां पे आ गया 6/5 रूट 21 प्लस 15 साइन इनवर्स 2/5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास यहां पे एरिया बन रहा है। आप समझें कि आप चाहते ना तो लिमिट्स को -2 से 2 लेकर भी निकाल सकते थे, बट क्या है ना कि हम प्रेफरेंस देते हैं कि एक लिमिट तो कम से कम 0 बने, ताकि हमें पुट करते वक्त ना देखो सिंपलिसिटी हो जाती है। 0 में एक टर्म तो पूरी 0 बन जाती है, दूसरा साइन इनवर्स से 0 होके 0 हो जाती है। हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करनी है जब हम 0 के साथ अपनी कैलकुलेशन को सिंपलर कर सकते हैं। तो हमारा प्रेफरेंस तो यही रहता है कि हमें कम से कम एक लिमिट को तो 0 बनाएं ताकि कैलकुलेशन बहुत स्मॉलर हो जाए। नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं, बस 5 नहीं है। बी एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं, बस 1 वहां पर नहीं है। कंसीडर द फंक्शन a टू b, a जिसकी डोमेन है और b जिसकी को डोमेन है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। हमें ये शो करना है कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, कि जो f है वो हमारा 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो फॉर 1 1 हम करते हैं कि 1 1 हम कैसे दिखाएंगे।
1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डोमेन में से दो x1 x2 ले लेंगे, x1 x2 ले लेंगे और x1 की जो इमेज है वो हमें मिलेगी fx1 और x2 की जो इमेज है वो हमें मिलेगी fx2। फिर हम कहेंगे कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, यानी ये दोनों एक हो गए। और फंक्शन 1 1 तब होता है जब हर किसी डोमेन के एलिमेंट की यूनिक अलग अलग इमेज मिले। यहाँ तो दो की एक हो गई। फिर हम अंदर से ये रिजल्ट निकाल देंगे कि जो x1 और x2 हैं वो भी बराबर हैं, यानी फिर एक एलिमेंट एक से ही मैप कर जाएगा और हमारा फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाता है। तो हम fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे, x1 x2 की हो जाएगा। रिवर्स में भी कर सकते हो, x1 x2 के मान लो, fx1 fx2 के दिखा दो, या फिर आप ऐसा दिखा दो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों में से कोई एक रिजल्ट आप दिखा देते हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। नाउ हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट, किस तरीके से मान रहे हैं कि जो x1 है वो fx1 जो है वो आपका fx2 के इक्वल है। fx1 कैसे निकालते हैं? हमारे पास फंक्शन दे रखा है, fx1 निकालना है तो जहां भी उसमें x है वहां पर x1 रख लो, यानी x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 इज इक्वल टू x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 5 इज इक्वल टू x1 माइनस 5 इंटू x2 माइनस 3। x1 x2 माइनस 5x1 माइनस 3x2 प्लस का 15 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 5x2 प्लस का 15। 15 से 15, x1 x2 से x1 x2, इसको इधर ले आइए, माइनस का 5x1 प्लस का 3x1 माइनस का 5x2 प्लस का 3x2, तो यहां पे आ गया माइनस का ट्वाइस x1 माइनस का ट्वाइस x2। सो विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के इक्वल माना, x1 x2 के इक्वल आ गया, सो f इज 1 1। हमने ये तो शो कर दिया कि f जो है वो 1 1 है, हमें ये भी शो करना है कि जो f है वो ऑन टू है। अब ऑन टू फंक्शन कब होता है? ये a और ये यहां पर b, यहां के हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल जाए? एक प्री इमेज मिल जाए इस डोमेन के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू हो गया है। बट अगर हम ऐसा कहना चाहें कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है सम 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 4, मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर है 1, 2, 3 और यहां पर है 2, 4 और 6, 1, 2 से 2, 4 से 3, 6 से। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकालना चाहूं तो रेंज जो है वो आएगी 2, 4, 6, 2, 4, 6 और कोडोमेन भी तो क्या है हमारे पास? 2, 4, 6 है, यानी इस केस में जो रेंज है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल हो रही है। और रेंज कोडोमेन के इक्वल कब होती है? देखो, रेंज वो एलिमेंट्स बनते हैं जिनसे कोई ना कोई आकर के मैप करता है। अब यहां पर 2, 4, 6 से मैप कर रहे हैं, मतलब सभी से मैप कर रहे हैं। अब जब सभी से मैप कर रहे हैं तो सभी रेंज में आ जाएंगे, और सभी रेंज में आ गए तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल तब आती है जब यहां के सभी एलिमेंट से कोई ना कोई मैप कर रहा हो, और जब सभी से मैप कर रहा है ना तो सभी की प्री इमेज भी मिल जाएगी। एक कंसेप्ट रिलेट हो रहा है कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो सभी की प्री इमेज हमें मिल जाती है।
यानी अगर हमें फंक्शन को ऑन टू दिखाना है तो हम रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दें तो भी फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो हम यहां पर fx को y के इक्वल मान लेते हैं। 4 ऑन टू के लिए हम कर रहे हैं, fx को हमने y के इक्वल मान लिया और जो fx है वो है हमारे पास x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इधर ले जाओ, x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5y, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। 3 माइनस 5y, यहाँ से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 5y एंड यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस y। तो जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें रियल कब मिलेगी? x की वैल्यू हमें रियल तब मिलेगी जब आपका जो 1 माइनस वाई है वो आपका यहाँ पे 0 ना हो। तो 1 माइनस वाई जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो रेंज है, हम यहाँ पे कहें कि जो रेंज है आपकी वो सारे रियल नंबर्स होंगे, बस उनमें केवल 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई तो ये जो x है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी रेंज होगी r माइनस 1। और जो हमारी कोडोमेन है, कोडोमेन भी तो यही दे रखी है हमें, कोडोमेन भी तो यही है, यानी जो रेंज है वो कोडोमेन b के इक्वल आ गई। सो f इज ऑन टू। तो ये ऑन टू दिखाने का एक तरीका है, आप पहले रेंज निकाल लो और रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दो, दोनों जैसे ही इक्वल आएंगी तो फिर हम ये कह पाएंगे कि f इज ऑन टू, f इज 1 1। हैंस हमने क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हमारा यहाँ पर है। नाउ क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए। चेक वेदर द रिलेशन S इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाय इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाय किस तरीके से कि a कॉमा b जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में तब आता है जब a में से b को सब्ट्रैक्ट करें और उसमें √2 ऐड कर दें। तो ये जो रिजल्टेंट है अगर वो इर्रेशनल नंबर होता है, आई रिपीट माय वर्ड्स, a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दें, उसमें √2 ऐड करें और फिर जो रिजल्टेंट मिले वो अगर इर्रेशनल है तो ये ऑर्डर्ड पेयर R में होगा, सॉरी S में होगा, अदरवाइज वो वहां पर नहीं होगा। हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर A बिलोंग्स टू R है और A कॉमा A R में हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, मतलब A का A के साथ रिलेशन। A कॉमा B R में है और B कॉमा A R में आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है। A कॉमा B R में है और B कॉमा C R में आ जाए और हमारा जो A कॉमा C है वो भी R में हो जाए तो हम उसे कहते हैं ट्रांजिटिव। और एक और बात आप क्लियर कर लें कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए या ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना मिले, वो सब क्या होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं आपके। तो यहां पर हम फॉर रिफ्लेक्सिव इसे सबसे पहले कर रहे हैं।
फोर रिफ्लेक्सिव। यहां पे आप समझें कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा ए आर में कब होगा, जब ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करें और उसमें √2 को ऐड कर दें। तो हम यहां पे लिखते हैं a माइनस ए प्लस √2, तो a माइनस ए तो 0 हो गया, ये टोटल आ गया √2, यानी a माइनस ए प्लस √2 जो है वो √2 आ रहा है रिजल्टेंट, और √2 होता है इर्रेशनल नंबर, यानी यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, विच इज इर्रेशनल नंबर। और अगर ये इर्रेशनल नंबर है ना, तो ए ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, विच इंप्लाइज a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आर, यानी सभी उन a के लिए जो r के अंदर है, a कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आपका कहां पे होगा, S में होगा, क्योंकि जो यहां पर रिलेशन है ना वो R नहीं है, वो S डिफाइंड है, तो S में है, सो S इज रिफ्लेक्सिव, तो जो S है वो रिफ्लेक्सिव होगा हमारा। फॉर सिमेट्रिक हम करें तो देखिए सिमेट्रिक वो तब होता है जब आपका सभी के लिए ये कंडीशन हो कि a कॉमा बी आर में है, b कॉमा ए आर में है। अगर आप ऐसा भी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर निकाल पाएं जिसके लिए ये कंडीशन नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। हम लिखते हैं कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू S। अगर a कॉमा बी S में है, मतलब a माइनस बी प्लस √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल है तभी a कॉमा बी S में हुआ है, बट इसका रिवर्स दैट इज b कॉमा ए, b माइनस ए प्लस √2 में नॉट बी इर्रेशनल नंबर। हो सकता है कि ये आपका इर्रेशनल नंबर ना हो, ऐसा भी केस बन सकता है कि जो b माइनस ए प्लस √2 है वो इर्रेशनल नंबर ही ना बने। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, लेट अस अज्यूम दैट कि 1 कॉमा √2, 1 कॉमा √2, या आई मस्ट से कि √2 कॉमा 1, आई मस्ट से √2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू S, विच एम्प्लाइज इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें √2 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2√2 माइनस 1 विच इज इर्रेशनल। ये क्या है हमारा, इर्रेशनल है। एंड अगर इसके रिवर्स की हम बात करें 1 कॉमा √2, कैसे करते हैं कि 1 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करो और उसमें √2 ऐड कर दो, ये हो गया कैंसिल, यहां बच गया 1। आई रिपीट माई वर्ड्स कि हमने √2 कॉमा 1 लिया तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि वो S में है, बट इसका रिवर्स 1 कॉमा √2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, √2 ऐड किया, तो 1 आ गया विच इज रैशनल। ये हमारे पास क्या है, रैशनल है आपका। सो 1 कॉमा √2 डज नॉट बिलोंग्स टू S, सो S इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो S है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं है। अब फॉर ट्रांजिटिव इसे करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, तो a कॉमा सी यदि r में हो जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। फॉर ट्रांजिटिव हम यहां पे लिखते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू S। यहां पे S लिखना है आपको, कहीं R तो नहीं लिख दिया हमने, S ही लिख रहे हैं, ठीक है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू S मतलब a माइनस बी प्लस √2 इज इर्रेशनल नंबर, IR मतलब इर्रेशनल नंबर। एंड b कॉमा C बिलोंग्स टू S, और b कॉमा सी S में तब होगा b माइनस सी प्लस √2 इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। बट ऐसा जरूरी नहीं है, a माइनस सी
प्लस रूट टू मे नॉट बी इर्रेशनल। ऐसा हो सकता है कि a माइनस सी जो है वो आपका इर्रेशनल ना हो। अब जैसे इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट 1 कॉमा रूट थ्री, 1 कॉमा रूट थ्री बिलोंग्स टू S। दैट मीन्स हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। 1 कॉमा रूट थ्री मतलब 1 में से रूट थ्री को सब्ट्रैक्ट करिए, उसमें रूट टू को ऐड करिए, विच इज इर्रेशनल। ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। और यहीं पे एक और अब रूट थ्री से स्टार्ट होने वाला, एंड रूट थ्री कॉमा रूट टू बिलोंग्स टू S। कैसे करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, उसमें रूट टू ऐड करिए, तो बचा रूट थ्री विच इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। एंड अब यहां 1 कॉमा रूट टू विच इंप्लाइज 1 कॉमा रूट टू, यानी कि यहां पे आप लिखेंगे 1 कॉमा रूट टू मतलब 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू 1 विच इज रैशनल। ये तो रैशनल आ गया, मतलब हम क्या कहेंगे यहां पे कि आपका 1 कॉमा रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू S, सो S इज नॉट ट्रांजिटिव। आप समझ पा रहे हैं यहां पे कि हमने प्रूव कर दिया कि 1 कॉमा रूट थ्री S में है, रूट थ्री कॉमा टू S में है, बट जो 1 कॉमा रूट टू है वो हमारा S में नहीं है। सो S इज नॉट ट्रांजिटिव। हम कहेंगे कि S इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक, ना ही तो वो सिमेट्रिक है नॉर ट्रांजिटिव। ना तो वो आपका सिमेट्रिक है और ना ही वो यहां पर ट्रांजिटिव आ रहा है। तो ये कंडीशन थी कि A में से B को सब्ट्रैक्ट करके रूट टू को अगर ऐड करते हैं तो अगर वो इर्रेशनल आता है तो वो S में होगा। ये कंडीशन केवल रिफ्लेक्सिव हुई क्योंकि सिमेट्रिक में भी ये कंडीशन नहीं आई और ट्रांजिटिव में भी ये कंडीशन नहीं बनी। तो ये रिलेशन केवल आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नाउ क्वेश्चन 34 देखिए, इफ A इज इक्वल टू, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 माइनस 3 3 2 1 एंड 1 2 माइनस 1। हमें पहले तो इसका A इनवर्स निकालना है। आफ्टर दैट वो कह रहा है हैंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, दैट इज एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 3 माइनस 1 और माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 2 जा 6 माइनस 2। यहाँ पे आ गया माइनस का 4 इंटू 2 इज माइनस का 8, और ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, और ये 4 माइनस 3 इज माइनस 12, यानी माइनस का 20 प्लस का 4 दैट इज माइनस 16 इज नॉट इक्वल टू 0। A इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आता है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, दैट्स वाई A इनवर्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस 2 माइनस 2 यानी माइनस का 4 और माइनस 1 की पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव हो जाएगा। A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 3 माइनस का 1। यहाँ पे आपका माइनस 1 की पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का 4 दैट इज प्लस का 4। A13 आप निकालेंगे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 2 जा 6 माइनस 2 दैट इज, ये भी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 4 हमारे पास आ गया है। इसके बाद
यहां पे आप देखें A21 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 × 1 इज -1, माइनस सिंबल फॉर्मूले से, माइनस का 6 ये प्लस का 6 हो गया, और -1 की पावर ऑड नंबर है, ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे प्लस का 5 दैट इज माइनस का 5। A22 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया। ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 1। A23 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 - 1, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव और यहाँ पे 3 माइनस का 3, दैट इज A31 हम निकालेंगे -1 की पावर 3 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा, दैट इज 7। A32 हम निकालेंगे -1 की पावर 3 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस, ये माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, दैट इज माइनस का 11। A33 हम निकालेंगे तो 3 आएगा -1 की पावर 3 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 = 4 -3 और ये आ गया 1 आपका। सभी कोफैक्टर्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं एंड यहाँ पर अब हम इनकी एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स हैं -4 एंड यहाँ पर -4, 4 एंड 4, यहाँ पे है -5, 1 -3 एंड 7 -11 1 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 4 4, -5 1 -3 एंड 7 -11 1। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ समझें कि इन्वर्स क्या होता है, हमें तो ये इन्वर्स निकालना है ना। A इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे माइनस का 16 आप इसे रहने देंगे, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा नीचे 1 - -16 और यहाँ पे -4 -5 7 4 1 -11 4 -3 1। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर आ रहा है। हमें क्या कह रहा है, एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी यहाँ पर सॉल्व करना है। अभी इस वाले पार्ट को और करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अबव सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है AX = B की फॉर्म में। A वहां पर एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी X Y Z के कोफिशिएंट से, एंड यहां पे X Y Z और यहां पे 13 4 8 ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे ना तो वो सेम ही आएगा -16। हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इसका क्या है, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाई X = A इनवर्स B। हमें यहां पुट करने से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा।
अब आप समझो कि ए इनवर्स हमें निकालना पड़ता इस ए का, बट वो इसने पहले ही निकलवा लिया, तो उस इनवर्स को ही हम यहाँ यूज कर लेंगे। अदरवाइज ये अलग, अगर से अलग ए बन जाती ना, फिर तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, बट वो ऐसा ही ए देता है जो यहाँ पर बनता है। तो हम वैल्यू रख देते हैं कि x इज इक्वल टू 1/-16 और ए इनवर्स है हमारे पास -4 -5 7 4 1 -11 4 -3 1 और यहाँ पे b हमारे पास है 13 4 8। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 13 इज माइनस का 52, माइनस का 20 प्लस का 56 आ गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास दैट इज माइनस का 52 माइनस का 20 और ये प्लस का 56 एंड यहाँ पर है 1/-16। 4 3 52, 4 × 13 52 प्लस 4 माइनस का 88, यहाँ पे 52 और यहाँ पे माइनस का 12 एंड प्लस का 8 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे हम x y z लिखें तो ज़रा सॉल्व करके मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 56 माइनस 52 इज प्लस का 4 माइनस 20 प्लस का 4 इज माइनस का 16 और 16 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 16 और यहाँ पे हो गया 56। 88 में से 56 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 32 और यहाँ पे आ गया ये 40 प्लस 8 इज 48। जब -16 से सभी को डिवाइड करोगे तो ये तो प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 बन जाएगा। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल होंगे। तो यहां पर जो x है वो 1 आ जाएगा, y है वो 2 आ जाएगा और जो z है वो -3 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। यहां पर आपके a इनवर्स को उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर यूज करके। नाउ क्वेश्चन 35 का a पार्ट देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, एक लाइन तो ये है एंड दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है एंड 4 0 -5 से पास हो रही है। उन दोनों के लाइंस, दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। आप यहाँ समझें कि जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x - x1/a y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। यहाँ पर a b c उसके drs होते हैं और x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पर इस लाइन L1 को हम लिख लेंगे, लाइन L1 वो हमें क्या दे रखी है, वो दे रखी है x/2 2y - 6/4 1 - z/-1। देखो ये वाली फॉर्म तो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे x/2 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, y - 3/4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो y - 3/2। यहाँ z आगे होना चाहिए तो -1 कॉमन ले लो और ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब इस लाइन L1 के जो drs हैं वो हैं 2 2 1 2 2 1 इसके drs हैं और हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके drs इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है वो, द लाइन इज पासिंग थ्रू 4 0 -5 and parallel to line L1
हैविंग डीआरस, उसके जो डीआरस हैं वो हमारे पास क्या हैं, L1 के जो डीआरस हैं वो है 2 2 1, और यही आपके उस लाइन के भी डीआरस हो जाएंगे जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पैरेलल इज गिवन बाय, वो हमें कैसे मिलेगा, तो यहां पर हमें फॉर्मूले के अंदर x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c के अंदर हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो L2 लाइन हम उसे नाम दे देते हैं x माइनस 4 y माइनस 0 एंड z माइनस ऑफ माइनस 5 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे 2 2 1 आ गया। अब हमारे पास ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में निकालनी है, तो उसके लिए ना हम वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2 आर, क्योंकि देखिए कार्टेशियन फॉर्म वाला जो मेथड है ना वो क्वाइट टिपिकल एंड कंफ्यूजिंग है, तो हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले वाली लाइन में ये तो 0 है, यहाँ पर 0 i कैप प्लस का 3j कैप, आप समझना ये माइनस यहाँ फॉर्मूले का है, अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाता है ना, वो प्लस कब रहा होगा, जब ये माइनस का x बन रहा होगा, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ 3 है तो 3j कैप और प्लस का k कैप प्लस लेमडा 2i प्लस 2j प्लस k, दिस इज नाम दो इसे फर्स्ट, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 0j, अब देखो ये प्लस का या माइनस, तो ये माइनस का 5j प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 2j प्लस k, इसे नाम दो सेकेंड। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर रेस्पेक्टिवली। हम इन्हें रेस्पेक्टिवली कंपेयर कर लेंगे आपका, क्योंकि यहां पर b दोनों में सेम होगा बिकॉज बोथ ऑफ द लाइंस आर पैरेलल, वो एक दूसरे के m मल्टीपल या एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती हैं। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस, और नीचे होता है b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो पहले तो हमें ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, दैट इज हम निकाल लेते हैं a2 वेक्टर। तो यहाँ पे a1 वेक्टर क्या आ गया, a1 वेक्टर आ गया ये 0i प्लस 3j प्लस k। a2 वेक्टर क्या आ गया, a2 वेक्टर आ गया 4i प्लस 0j माइनस 5k। b वेक्टर क्या आ गया 2i 2j प्लस k। हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं, 4 माइनस 0 इज 4i कैप, 0 माइनस 3 इज माइनस 3j कैप, माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6k कैप। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आप समझेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे i j k, और यहाँ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स 4 माइनस 3 माइनस का 6, फिर b के 2 2 1, ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे इस वेक्टर को निकालेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग, आप नीचे लिखेंगे, इसको मैं साइड में कर रहा हूं, यहाँ पे i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 3 एंड यहाँ माइनस फार्मूले वाला, माइनस का 3 ये हो गया माइनस, माइनस का 12 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 4 माइनस, और ये प्लस का 12 हो गया, प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 8 माइनस, ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ पे आ गया i कैप
और ये कितना है माइनस ये 9i कैप माइनस का 16j कैप प्लस 14k कैप हमारे पास ये वेक्टर यहां पर आ रहा है। अब आप समझें कि यहां पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। पहले ना मैं इसका मॉड्यूलस और निकाल देता हूं यहीं पर, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ज़रा समझेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196। बस सभी को ऐड कर लेते हैं, 256, 81, 533 रूट 533 हमारे पास ऐड करने पर आ रहा है। हम बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, वो हमें कहां पुट करने से मिलेगी, वो हमें पुट करने से मिलेगी a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। और ये वैल्यू हमने अभी निकाल ली रूट 533 और b का मॉड्यूलस और निकाल देते हैं, ये रहा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 यानी रूट 533 और 9 का हो गया 3 यूनिट्स। ये हमारे पास उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आ रही है। पहले तो हमने वो इक्वेशन निकाली, आफ्टर दैट उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्योंकि कार्टेशियन वाला मेथड मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कार्टेशियन मेथड के साथ इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें। क्वाइट टिपिकल, कंफ्यूजिंग, कैलकुलेटिव और कई सारी डिफिकल्टीज उसके साथ आपको रहेंगी। तो उससे बेहतर है आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें एंड आफ्टर दैट फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर करके इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें दो लाइंस दे रखी हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें k की वैल्यू लिखनी है। आफ्टर दैट हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है एंड पास हो रही है आपका थ्रू द पॉइंट 3, -4, 7, इस पॉइंट से वो पास हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन L1 है हमारे पास x-1 अपॉन -3, y-2 अपॉन 2k एंड z-3 अपॉन 2। तो drs ऑफ L1 हम लिखें तो L1 के जो drs हैं वो क्या आ जाएंगे -3, 2k, 2, ये इसके drs आ गए। L2 को हम लिखें तो x-1 अपॉन 3k, y-1 अपॉन z, y-1 अपॉन 1 एंड z-6 अपॉन -7। तो drs ऑफ L2 जो हैं वो हमारे पास हैं 3k 1 -7, ये इसके drs हैं। अब drs लिखने से पहले ना एक बात कंफर्म करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, x y z आ गए और इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब क्योंकि यहां पर जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के, और हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके drs का जो प्रोडक्ट है वो 0 होता है। तो यहां पर -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -7 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे आ गया माइनस का 9k प्लस का 2k -14 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 7k, ये प्लस का 14, तो k हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब माइनस का 2 ना आप यहां रख दो तो drs ऑफ L1 क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -3 और माइनस का 2 यहां रखोगे तो माइनस का 4 एंड 2। drs ऑफ L2 क्या आ जाएंगे, drs ऑफ L2 आ जाएंगे माइनस का 6, 1 -7। अब हमें ना लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए a वेक्टर और एक b वेक्टर चाहिए उसके drs। ये a वेक्टर जिससे वो पास हो रही है ये तो हमें दे रखा है, हमें ये b निकालना है और ये b वो कैसा चाहता है, ये b वो ऐसा वेक्टर चाहता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। हम जानते हैं कि यदि मैं
किसी ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर निकालता हूं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर हमें मिलता है, और ये ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है, वो उन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है जिनका कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों लाइंस के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, इन दोनों लाइंस के डीआरस का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, तो वो एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 इज, वो होगा बी वेक्टर दैट इज आई कैप जे कैप के कैप। L1 के डीआरस -3 -4 2 -6 1 -7 एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहां पे आ जाएगा 28 -2 -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 21 माइनस और ये प्लस का 12 प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 माइनस ये प्लस का 24, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस का 24। यहाँ पे आ गया 26i और ये हो गया 3 -33j कैप -27 के कैप। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वो वेक्टर आ गया है। अब उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 3 4 7 से पास हो रही है एंड इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें दे रखी है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इनफैक्ट वो कह रहा है आई थिंक वेक्टर इक्वेशन, हाँ वेक्टर इक्वेशन लिखनी है हमें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पास हो रही है 3 4 7। दैट मीन्स आप इसे लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3i - 4j + 7k एंड इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर दैट इज 26i कैप -33j कैप -27k कैप इज गिवन बाई, वो हमें कहां पे वैल्यू रखने से मिलेगी, वो हमें मिलेगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यहां रखने से हमें उसकी इक्वेशन मिलेगी। आप समझें तो r वेक्टर इज इक्वल टू जो a वेक्टर है वो हमारे पास है 3i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा इंटू 26i कैप -33j कैप -27k कैप। तो ये हमारे पास उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों की परपेंडिकुलर है। की पॉइंट क्या याद रखना है, एक तो उनके डीआरस का प्रोडक्ट 0 होगा यदि वो परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब k की वैल्यू मिल गई। आफ्टर दैट उन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलता है और वो एक वेक्टर होता है जो उन दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। आफ्टर दैट ये मिल गया और a मिल गया तो यहां वैल्यू रखोगे तो आपको उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन यहां पर मिल जाएगी।